क्या सरकार के पास या जो लोग इस इंडस्ट्री घरेलू सनत के खिलाफ जो लोग हैं उनके पास ऐसा रिस्क है क्या? ऐसा रोजगार है देने के लिए? किसी के पास कुछ नहीं है। सिर्फ ये किसी न किसी तरीके से दुश्मनी निकाली जा रही है कारखानादारों के खिलाफ, और कारखानादारों को जालिम कद बताया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे यूसुफ सेठ ने बताया कि हमने वकील लगाए हैं और वकील साहब जो हमारे बहुत अच्छी तरीके से सब बातचीत करेंगे और उसको केस को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो है मालेगांव शहर में कोई ऐसा कैंसर का मरीज़ नहीं आया सामने जिसकी वजह से ये इन्हें साजिंग वजह बनी हो, ऐसा कहीं नहीं है। बेशुमार कैंसर के मरीज़ ऐसे हैं जहां पर साजिंग नाम की चीज़ ही नहीं है। कचरा जलाना तो बहुत दूर की बात है। मालेगांव शहर के टाउन प्लानिंग मार्फत असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग और डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानर के ज़रिए जितने भी लेआउट मंजूर हुए हैं सिटी के अंदर का हो या सिटी के आसपास, जैसे दयाना, दरेगांव, मालदा, यहाँ जहाँ भी मंजूर हुए हैं, तो कोई सर्वे जो है वो इंडस्ट्रियल सुन रहा है, कोई सर्वे रहायशी रहा है, कोई सर्वे रेसिडेंशियल रहा है, कोई जो है इंडस्ट्रियल रहा है ना। तो इंडस्ट्रियल के बाजू में रेसिडेंशियल के बाजू में इंडस्ट्रियल। दूसरी बात ये कि आज जैसे कहा जाता है कि भाई बस्ती, तो मेरा दावा है कि जहाँ साजिंगें बनी पहले उसके बाद बस्तियाँ बसी हैं वहाँ पर। बस्ती वहाँ पर बहुत कम साजिंग ऐसी होगी जहाँ पर बस्ती पहले से और साजिंग बाद में आई। जैसे ये जहाँ पर जो साजिंग चल रही है, ये मालेगांव शहर का किसी वक्त सबसे आखिरी हिस्सा था हुसैन जवान का कंपाउंड जो है, और तो वो जो है वो जो बातें की जाती है कि बस्ती है बस्ती है बस्ती है, जबकि असली बात यह है कि मालेगांव को जो पॉल्यूशन है वो किसी रिकॉर्ड में कहीं आता ही नहीं है। हमने विकिपीडिया से देखा, हमने हर चीज़ गूगल पर पूरा सर्च किए, बड़े बड़े सिटी आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर आ रहा है, कानपुर आ रहा है, बहुत सारे शहर जो है वो मोस्ट पॉल्यूशन के उसमें लिस्ट में है। वहाँ पर कोई तहरीक नहीं चलाता, मालेगांव में तहरीक चलाई जा रही है। जबकि मैंने देखा है कि जहाँ पर गिट्टी कारखानों में गिट्टी की मशीन पर काम करने वाले को मैंने मालक से कहा कि इसको मास्क दे दे, तो उसने कहा काम करने वाला है, मैंने मुझको कुछ होता नहीं। जहाँ वो काम कर रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा है, और कोई 400 मीटर दूर रह के 500 मीटर दूर रह के साजिंग का धुआं ऊपर से जा रहा है, उससे इनको कैंसर हो जा रहा है। ये बातें बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से मालेगांव के इंडस्ट्री के मुखालिफ लोग इसमें लगे हुए हैं कि ये सनत किसी भी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाए, जबकि ये घरेलू सनत है, इससे बेशुमार लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। कोई यानी कोई सरकार जो है यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कोई कर्ज नहीं देती जिस तरीके से कॉरपोरेट लोगों को देती है। हज़ारा करोड़ रुपया लेकर वो भाग जाते हैं। यहाँ पर तो 100 करोड़ क्या 5 करोड़ किसी को नहीं मिलता कर्जा। और ये लोग अपनी मेहनत से, मजदूरों के ताउन से, दोनों मिलकर ये सनत को चलाकर एक शहर में एक बड़ा रोज़गार का जरिया बनाए हुए हैं, और उसके पीछे लोग पड़े रहते हैं, बंद करो। ठीक है, बंद कर देते हैं। किसके अंदर दम है सबको रोज़गार देने का? आज मालेगांव शहर का जो रोज़गार है, इससे बेहतर रोज़गार पूरे हिंदुस्तान में किसी ने बता देना। ना डिग्री मांगी जाती है, ना सिफारिश मांगी जाती है। जाते हैं कारखाने मालिक के पास, पूछते हैं काम खाली है, बोले हाँ खाली है, खड़े हो जा। जुम्मा पगार, फिर उड़ान, घटे बड़े 10-20 हज़ार, ये चालू हो जाता। कोई जाकर कहीं इंडस्ट्रियल जोन में कोई लाकर बतावे, बगैर सिफारिश के कोई लग कर बतावे, काम करके बतावे, इतना पैसा कमा कर बतावे। कोई मालक जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसका कोई मालक कभी कोई लाकर लेबर को चाय पिलाता है क्या? यहाँ का कारखानादार जो है अपने कामगार को चाय पिलाता है, उसकी ज़रूरत पूरी करता है। दोपहर में बोले जा तू खाना खाने में, तेरा काम करता हूँ। ये भी यहाँ पर होता है। सब मिलजुल कर मेहनत करके सबका अपना घर चला रहे हैं, और इसके पीछे पड़े रहते हैं आए दिन, कारखाने बंद करो, कारखाने बंद करो। ये कोई बात नहीं हुई। और जिनको बंद कराना है, शहर को एक नया रोजगार दो, ऐसे ही दो जिसमें ना सिफारिश की ज़रूरत है ना डिग्री की ज़रूरत है। जुम्मा उड़ान पीर पगार, यानी जुम्मा पगार पीर उड़ान, घटे बड़े 25 हज़ार। ऐसा कारोबार पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। औरंगाबाद में MIDC में चले जाओ,
सिफारिश लगेगी 6,000 रुपये 4,000 रुपये से तनख्वाह शुरू होती है। बहुत आगे बढ़े तो 12,000 होता है। यहाँ तो हमारा मजदूर महीने का 10,000 रुपया स्टार्ट से कमाना शुरू कर देता है, और बहुत मेहनती है तो 14-14, 16-16 हज़ार रुपया कमाता है। क्या सरकार के पास या जो लोग इस इंडस्ट्री घरेलू सनत के खिलाफ जो लोग हैं उनके पास ऐसा रिस्क है क्या? ऐसा रोजगार है देने के लिए? किसी के पास कुछ नहीं है। सिर्फ ये किसी न किसी तरीके से दुश्मनी निकाली जा रही है कारखानादारों के खिलाफ, और कारखानादारों को जालिम कद बताया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग जालिम बता रहे हैं तो उन्होंने 5-10 साल का कोई केस बता देना कि किसी कारखानेदार ने किसी कामगार को निकाल दिया, चल यहाँ से काम पे मत आ। ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। एक दूसरे की मोहब्बत से, एक दूसरे की मेहनत से ये कारोबार चल रहा है और लोग रोटी रोजी कमा रहे हैं। न सरकार के पास इनको देने के लिए है, न जो लोग यहाँ से कारखाना भगाने की बातें करते हैं उनके लिए है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं, क्या जिन्होंने इस चीज़ से मुतालिक कोर्ट में अपील दायर की है कि इनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, इन कारखानों की वजह से और साइजिंगों की वजह से, तो इन लोगों ने क्या इस बात को नहीं सोचा या नहीं समझा? देखिए, मालेगांव शहर में जो है ना, बहुत दिनों से एक जहर फैलाया गया है कारखानेदारों के खिलाफ, और वो जहर जो है ना बहुत पुख्ता हो गया, बहुत पक्का हो गया है। और उसी जहर से आलूदा अफराद जो है कारखानादारों के खिलाफ बातें करते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमें बताया गया जो कंप्लेनेंट है उसके वालिद को कैंसर हुआ। यूसुफ अब्दुल्ला हाँ, कोई वकील, हाँ, उनके ने कलीम के वालिद यूसुफ अब्दुल्ला वकील साहब को कैंसर हुआ है ना। वो कहते हैं उनका गले का कैंसर है। चलो मेरे साथ कैंसर हॉस्पिटल में, कितने वहाँ पर कैंसर के मरीज हैं, कहाँ सैजिंग है, कहाँ कारखाने हैं? सिर्फ सैजिंग के ऊपर ही होती है बात। इसी को वजह बनाकर उन्होंने नहीं, आज जितने कैंसर वाले हैं क्या सब सैजिंगों के पास रहते हैं? नहीं रहते। बेशुमार कैंसर के मरीज ऐसे हैं जहाँ पर सैजिंग नाम की चीज़ ही नहीं है। कचरा जलाना तो बहुत दूर की बात है। उनकी अपील का दिफा कैसे करेंगे उस चीज़ को कि उनका इस ताल्लुक से कोर्ट में जाना गलत था, इसका दिफा कैसे करेंगे? देखिए, दिफा जो है उनको अल्लाह अक्ल दे। और जहाँ तक कोर्ट की बात है तो जैसे यूसुफ सेठ ने बताया कि हमने वकील लगाए हैं, और वकील साहब जो हमारे बहुत अच्छी तरीके से सब बातचीत करेंगे और उसको केस को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये जो है मालेगांव शहर में कोई ऐसा कैंसर का मरीज़ नहीं आया सामने जिसकी वजह से ये इन्हें सैजिंग वजह बनी हो, ऐसा कहीं नहीं है। और नहीं तो जहाँ पर सैजिंग नहीं है, जहाँ पर पावरलूम नहीं है, वहाँ कैंसर के मरीज़ क्यों होते हैं, उन्होंने वो हमको वजह बताना, वो वजह हमको बताना कि भाई वहाँ क्यों होते हैं कैंसर के मरीज़। जहाँ सैजिंग नहीं है, क्या वहाँ कैंसर नहीं होता है क्या? फिर क्यों सिर्फ सैजिंग के पीछे पड़ा जाता है? इसलिए कि ये कहीं ना कहीं से बुग़्ज़ है, ये कहीं ना कहीं से बुग़्ज़ निकाला जा रहा है। यानी जिन्होंने कोर्ट में इस ताल्लुक से एक केस टाइप का दर्ज करवाया है, तो उनका कुछ प्रॉब्लम था क्या? उनको कारखाना, अब ये तो वही जाने, मगर मिजाज जो है यही है कारखानेदारों के मुखालफत, है ना। दूसरी बात कैसा है कि मालेगांव म्यूनसिपलिटी से लेकर कारपोरेशन तक इंडस्ट्रियल जोन, रेसिडेंशियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन, रेसिडेंशियल जोन क्यों बनाया गया था? किसी गट को इंडस्ट्रियल कह दिया गया, मंजूर किया गया, यहाँ सिर्फ इंडस्ट्री रह सकती है। बाजू में एक गट है, उसको बोले ये रहवासी रहेगा। तो ये तो सरकार को नहीं समझता है क्या? उन्होंने एक जगह इंडस्ट्री बनाया, एक जगह कहना चाहिए कि रहवासी बनाए हैं। तो मतलब ये कि सरकार भी चाहती थी कि सनत चले और लोग रहें भी, इसीलिए ये दोनों कानून दोनों के हिसाब से यहाँ पर लेआउट मंजूर किए गए हैं। आप कहोगे तो पूरा जो है पूरा लिस्ट हम ला कर दे देंगे, कितने रेसिडेंशियल जोन है, कितने इंडस्ट्रियल जोन है। क्या सरकार को नहीं समझता? वो क्यों इस तरीके से पास करती है? एडिशनल जो डायरेक्टर हैं टाउन प्लानिंग के, वो पागल आदमी है। डिप्टी डायरेक्टर पागल है जो इस तरीके के लेआउट मंजूर कर रहा है। सब इनको ही समझता है।
असल बात यही है जो हमारे समझ में आती है कि ये कहीं ना कहीं से इनको दुखता है या कुछ तकलीफ होगी या जो भी इनका माइंड हो कारखानेदारों के खिलाफ। आज इन्हें 70, 80, 100 साल से कारखाने चल रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। शोर की बात जहाँ की जाती है। MIDC आना चाहिए। बताओ MIDC से क्या फ़ायदा है? वीडियोकॉन 14 महीने से पगार नहीं हुई है। कौन? औरंगाबाद में कौन से MIDC की बात करते हो? किसको क्या आता है, क्या करेंगे वहाँ पर? मुझसे एक ने कहा मला हवाई जहाज़ का कारखाना लाऊं, तुझे बनाना आता है? बात कैसे हम सिर्फ कह देते हैं MIDC लाओ, MIDC लाओ, MIDC। अरे तुमको क्या आता है? ये एकदम आसान काम है। देहात से आओ, कहीं से भी आओ, 7 दिन जाकर ट्रेनिंग ले लो, 8वें दिन तुमको काम मिल जाता है। ना सिफारिश की ज़रूरत, ना तुमको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत, ना कोई डिग्री की ज़रूरत, काम मिल जाता है और उसके बाद दूसरे दिन से कामकाज शुरू हो जाता है। जुमा पगार, पीर उठान, घटे बड़े 25,000। कौन देगा? काहे के MIDC बात कर रहे हो? आज MIDC इलाकों के हालात जाकर देखो। मैं वीडियो को नाम ले रहा हूँ। 14 महीना औरंगाबाद में उनको तनख्वाह नहीं मिली है। वहाँ पर स्ट्राइक किए हुए अभी 3 महीने से लोग। तो किस MIDC की बात करते हैं? ये MIDC नहीं है क्या? अरे ये हमारा MIDC है, हमारा अपना ओन MIDC, हमारे अपने बल पर, हमारी ताकत पर, हमारे ज़रिए से बनाया हुआ कारोबार है ये। कारखानेदार की मेहनत, मजदूर की मेहनत, दोनों की मेहनत मिलजुल कर ये कारोबार चलता है और सबका रोज़गार चलता है। कोई सेठ बहुत बड़ा सेठ गद्दी नशीन नहीं है। सेठ भी मेहनत करता है, उसके बच्चे भी मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर 2 रुपया दिखाई देता है। और उसके बाद ये तरीका करते हैं कि भाई लूम हटाओ, लूम हटाओ। क्या ला सकते हो तुम, वो तो बताओ। जो लोग लूम हटाना चाहते हैं ना, सैजिंग हटाना चाहते हैं, वो रोज़गार लाए इतने बड़े लोगों का। लाखों लोग जो यहाँ पर रोज़गार हासिल कर रहे हैं सैजिंग से, कारखानों से, उनके लिए रोज़गार लाकर बताओ। बस सिर्फ मुखालफत करना। तो हम तो यही मानेंगे कि यार तुमको कहीं ना कहीं से बुक झेलूं वालों से, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो।